तो आज हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन एक अलग नज़रिए से। हमारे सामने जो स्रोत है ना, वो बाजार को किसी बोरिंग चार्ट की तरह नहीं देखते, वो इसे एक जंग के मैदान की तरह पेश करते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी स्टॉक की कीमत एक खास लेवल पर जाकर क्यों एक दीवार से टकरा जाती है, या फिर क्यों एक अदृश्य फर्श उसे गिरने से बचा लेता है। आज की हमारी खोज का मिशन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे छिपी खरीदारों और विक्रेताओं की लड़ाई को डिकोड करना। हाँ, और ये बाजार का एक बहुत ही मौलिक फंडामेंटल सिद्धांत है। लेकिन इन स्रोतों का जो नजरिया है ना, वो इसे बहुत दिलचस्प बना देता है। ये जो लड़ाई का रूपक है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये असल में बाजार की साइकोलॉजी को समझने का सबसे असरदार तरीका है। क्योंकि आखिर में ये लाइनें और चार्ट सिर्फ इंसानी फैसलों, उनके डर और लालच का ही तो नतीजा है। आज हम इसी लड़ाई के मैदान का नक्शा पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए इस नक्शे को खोलकर देखते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही मजेदार तुलना से होती है। मान लीजिए मार्केट एक शहर है और कीमत एक इंसान है जो हर गली मोहल्ले में आजादी से नहीं घूम सकता। उसकी कुछ सीमाएं हैं। अब एक सीन की कल्पना करते हैं। एक स्टॉक की कीमत 300 रुपए से बढ़कर 350 रुपए तक जाती है, फिर गिरती है, फिर कोशिश करती है, लेकिन हर बार 350 रुपए पर आकर हांफने लगती है। सवाल है, क्यों? 350 रुपए में ऐसा क्या खास है? असल में 350 रुपए में अपने आप में कुछ खास नहीं है। उसकी ताकत इस बात से आती है कि वहां बहुत सारे विक्रेता अपनी सप्लाई लेकर खड़े हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही कीमत उस लेवल पर पहुंचती है, कई लोग सोचने लगते हैं, ठीक है, अच्छा मुनाफा हो गया, अब बेचने का समय है। या फिर ये स्टॉक इससे ज्यादा महंगा नहीं हो सकता। तो इन सब की जो सामूहिक सोच है, वो वहां पर एक सप्लाई की दीवार खड़ी कर देती है। खरीदार धक्का लगाते हैं, लेकिन वो दीवार इतनी मजबूत होती है कि वे थक जाते हैं और कीमत वापस नीचे आ जाती है। इसी दीवार को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहा गया है। तो इसका मतलब वो 350 रुपए का लेवल सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सीमा है जहां बाजार की सामूहिक सोच कहती है, बस इससे ज्यादा महंगा नहीं। यह तो एक तरह की छत हो गई। बिल्कुल सही शब्द है, छत। अब इसी कहानी का दूसरा पहलू देखिए। जब कीमत उस 350 रुपए की छत से टकराकर नीचे आती है, मान लीजिए 320 और फिर 300 तक, तो वहां एक और दिलचस्प चीज होती है। कीमत 300 पर आकर बार बार रुक जाती है, जैसे उसे किसी ने थाम लिया हो, और फिर ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ पर खरीदारों की सेना तैनात है। एकदम। 300 वो लेवल है जहां सामूहिक सोच ये है कि वाह, ये कीमत तो बहुत अच्छी है, यहां खरीदना चाहिए, या ये स्टॉक इससे सस्ता नहीं होगा। तो जैसे ही विक्रेता कीमत को नीचे धकेलकर 300 तक लाते हैं, खरीदार आक्रामक तरीके से खरीदारी शुरू कर देते हैं। वो सारी सप्लाई सोख लेते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोक देते हैं। ये एक तरह का फर्श बन जाता है, जिसे सपोर्ट या सहारा कहते हैं। संक्षेप में कहें तो सपोर्ट मतलब डिमांड का गढ़ और रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई का किला। तो ये दो लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक तरह से उस जंग के मैदान की सीमाएं बन जाती हैं, जिनके बीच कीमत घूमती रहती है। लेकिन जो बात मुझे खास तौर पे पसंद आई, वो ये थी कि ज्यादातर लोग इन सीमाओं को समझने में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो इसे एक पतली सी लक्ष्मण रेखा मान लेते हैं, जैसे कि कीमत ठीक 300 रुपए पर ही रुकेगी। हाँ, और असल दुनिया में ऐसा बहुत ही कम होता है। बाजार कोई लेजर गाइडेड मिसाइल नहीं है। वो हमेशा थोड़ा शोर मचाता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। सही कहा। स्रोतों के मुताबिक सही तरीका है कि एक पूरे एरिया या जोन को मार्क किया जाए। जैसे सिर्फ 300 रुपए की एक लाइन नहीं, बल्कि 295 से लेकर 305 तक का एक पूरा इलाका। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव है। जोन के तौर पर सोचने से हमें कीमत में होने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करने में मदद मिलती है। अगर कीमत 300 रुपए से थोड़ा नीचे, मान लीजिए 298 तक चली भी जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट टूट गया है। हो सकता है कि वो सिर्फ उस डिमांड जोन की ताकत को परख रही हो, ये देख रही हो कि खरीदार कितनी गहराई तक बचाव करने को तैयार हैं। लेकिन इससे कंफ्यूजन भी तो होता है। अगर कोई सटीक लाइन नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट वाकई टूट गया है या कीमत सिर्फ जोन के अंदर घूम रही है? ये जोन कितना चौड़ा होना चाहिए, इसका कोई नियम है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, इसका कोई एक गणितीय फॉर्मूला नहीं है और यहीं पर अनुभव काम आता है। नियम यह है
कि आप चार्ट पर पीछे जाकर देखिए कि कीमत पहले कहां-कहां से पलटी है। उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक एरिया बनाइए। जोन की चौड़ाई स्टॉक की अस्थिरता पर भी निर्भर करती है। एक शांत स्टॉक का जोन संकरा हो सकता है, जबकि एक बहुत वॉलेटाइल स्टॉक का जोन चौड़ा होगा। और ये पहचानने के लिए कि जोन टूटा है या नहीं, ट्रेडर्स अक्सर कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को देखते हैं। अगर एक कैंडल उस जोन के नीचे मजबूती से बंद होती है, तो यह टूटने का एक मजबूत संकेत माना जाता है। अच्छा, तो जोन की सीमाओं को सिर्फ छू कर वापस आना एक टेस्ट है, लेकिन उसके पार जाकर दरवाजा बंद कर देना लड़ाई में हार का संकेत है। बिल्कुल, और यही जोन इतने महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि जब ये टूटते हैं तो पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल जाता है। हाँ, इस टूटना वाले पॉइंट पर आते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। जब एक मजबूत किला यानी हमारा 300 रुपए का सपोर्ट जोन आखिरकार ढह जाता है, तो बाजार में क्या मनोवैज्ञानिक भूचाल आता है। हमारे स्रोतों में इसे ऐसे बताया गया है जैसे खरीदार हार गए और विक्रेता जीत गए। और इसी मनोविज्ञान की वजह से अक्सर पैनिक सेलिंग होती है। सोचिए, जो लोग सपोर्ट पर खरीदने की उम्मीद कर रहे थे, वे अब डर जाते हैं, और जिन लोगों ने पहले से 300 रुपए के आसपास खरीदा हुआ है, वे नुकसान से बचने के लिए बेचने लगते हैं। इससे सप्लाई का एक झरना फूट पड़ता है और कीमत तेजी से गिरती है। और यहीं पर एक सुनहरा नियम सामने आता है। ओल्ड सपोर्ट बिकम्स न्यू रेजिस्टेंस, यानी जो पहले सपोर्ट का फर्श था, अब वो रेजिस्टेंस की छत बन जाता है। बाजार उस लेवल को याद रखता है। जैसे ही कीमत उस टूटे हुए 300 रुपए के लेवल पर वापस आने की कोशिश करती है, वो वहां अटकने लगती है। क्यों? भूमिकाओं का ये बदलना बाजार की साइकोलॉजी का सबसे मजबूत उदाहरण है। इसे समझने के लिए हमें उस इंसान की जगह खुद को रखकर सोचना होगा जिसने 300 रुपए पे खरीदा था। ठीक है, मान लीजिए मैंने 300 रुपए पर यह सोचकर खरीदा कि कीमत ऊपर जाएगी, लेकिन वो टूटकर 270 रुपए पे चली गई। अब मैं नुकसान में हूं। बिल्कुल, और यहाँ सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने 300 रुपए पर खरीदा था और हफ्तों तक अपनी पोजीशन को नुकसान में देखा है। हर दिन उसका पोर्टफोलियो लाल था। शायद उसने रातों को ठीक से सोया भी नहीं। जिस एक पल कीमत वापस 300 रुपए पर आती है, उसे मुनाफा नहीं दिखता। उसे सिर्फ उस मानसिक पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता दिखता है। वो राहत की सांस लेने के लिए बेचता है और कहता है, भगवान का शुक्र है, कम से कम मेरा पैसा तो वापस मिला। वाह, ये तो ब्रेक इवन साइकोलॉजी है, दर्द से बचने की इच्छा। एकदम। अब कल्पना कीजिए कि हजारों लोग एक साथ यही राहत महसूस कर रहे हैं और बेच रहे हैं। वही सामूहिक भावना, वही दर्द से बचने की चाहत उस पुराने सपोर्ट को एक मजबूत नई दीवार, एक नया रेजिस्टेंस बना देती है। बाजार की याददाश्त इसी तरह काम करती है। ये पिछले फैसलों और भावनाओं का एक सामूहिक रिकॉर्ड है। ये तो कमाल है। तो ये जोन सिर्फ कीमत के लेवल नहीं है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र हैं जो यादों से बने हैं। अब इन युद्ध क्षेत्रों पर लड़ाई के संकेतों को कैसे पहचानें? एक जगह एक परफेक्ट सीन का जिक्र है जिसे सपोर्ट जोन पर देखना चाहिए। सीन ये है, कीमत सपोर्ट जोन में आती है, एक कैंडल बनती है जिसकी निचली बत्ती मतलब विक बहुत लंबी होती है और अगली कैंडल एक मजबूत हरी कैंडल होती है। ये असल में उस लड़ाई का एक स्नैपशॉट है। लंबी निचली बत्ती ये कहानी बताती है कि उस कैंडल के टाइम फ्रेम में, चाहे वो 5 मिनट हो या 1 दिन, विक्रेताओं ने कीमत को बहुत नीचे ले जाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन खरीदार वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने आक्रामक तरीके से आकर उन कम कीमतों को खारिज कर दिया और कीमत को वापस ऊपर धकेल दिया जहां से वो शुरू हुई थी। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं कि सिर्फ एक कैंडल की बत्ती देखकर हम पूरी लड़ाई का नतीजा समझ सकते हैं? ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आसान लगता है। क्या ये वाकई इतना भरोसेमंद है या ये सिर्फ 50-50 का तुक्का है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये तुक्का नहीं है, लेकिन ये गारंटी भी नहीं है। ये संभावनाओं का खेल है। देखिए, अकेली कैंडल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका संदर्भ भी सब कुछ है। अगर वही लंबी बत्ती वाली कैंडल चार्ट के बीच में कहीं बने तो उसका कोई खास मतलब नहीं, लेकिन अगर वो एक मजबूत, पहले से परखे हुए सपोर्ट जोन पर बनती है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। वो लंबी बत्ती विक्रेताओं की हार का निशान है।
और उसके बाद बनने वाली मजबूत हरी कैंडल खरीदारों की जीत की पुष्टि करती है। ये दिखाती है कि अब कंट्रोल खरीदारों के हाथ में है। इसीलिए इसे एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहा जाता है, गारंटीड सेटअप नहीं। अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं कि संदर्भ ही सब कुछ है। ये पैटर्न नहीं बल्कि सही जगह पर सही पैटर्न एक कहानी बताता है। अब नए लोगों के लिए एक और चेतावनी दी गई है। साफ लिखा है, सपोर्ट जोन के बीच में खरीदारी ना करें और रेजिस्टेंस जोन के बीच में बिकवाली ना करें। ट्रेड हमेशा जोन के किनारों के पास लेना चाहिए। ऐसा क्यों? इसका सीधा संबंध रिस्क और रिवॉर्ड से है। सोचिए, हमारा सपोर्ट जोन 295 से 305 रुपए का है। अगर कोई जोन के किनारे पर यानी 296 या 297 के आसपास ट्रेड लेता है, तो उसका स्टॉप लॉस यानी नुकसान रोकने का लेवल जोन के ठीक नीचे होगा, शायद 294 पर। तो उसका रिस्क सिर्फ 2-3 रुपए का है। लेकिन अगर कीमत वहां से पलटकर 320 तक जाती है, तो उसका मुनाफा बहुत बड़ा हो सकता है। और अगर कोई बीच में मान लीजिए 301 पर खरीदता है तो तब उसका स्टॉप लॉस अभी भी 294 पर ही होगा, लेकिन अब उसका रिस्क 7 रुपए का हो गया है, जबकि मुनाफे की गुंजाइश कम हो गई है क्योंकि कीमत एंट्री पॉइंट से पहले ही काफी दूर जा चुकी है। ये लड़ाई के उस बिंदु पर एक स्पष्ट संकेत का इंतजार करने के बारे में है जहां टकराव सबसे ज्यादा है, यानी जोन के किनारों पर, न कि तब कूदना जब लड़ाई पहले से ही चल रही हो और नतीजा आधा निकल चुका हो। मतलब हमें सीमा पर लड़ रहे सैनिकों का साथ देना है, ना कि शहर के बीच में जश्न में शामिल होना है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इसे कहने का। मुझे याद है जब मैं नई थी मैंने यही गलती की थी। एक स्टॉक का सपोर्ट जोन 100 रुपए 105 रुपए का था। कीमत गिरकर 103 रुपए तक आई और मैंने खरीद लिया, ये सोचकर के अब ऊपर जाएगी। मेरा स्टॉप लॉस 99 पर था, लेकिन फिर कीमत पलटकर 101 तक आई और फिर ऊपर चली गई। मेरा रिस्क रिवॉर्ड अनुपात इतना खराब था कि छोटे से मुनाफे के लिए मैंने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया था। वो एक महंगा लेकिन जरूरी सबक था। हमेशा किनारों का इंतजार करो। तो इन सब का क्या मतलब है? इन स्रोतों से हमें सोचने का एक शक्तिशाली मॉडल मिलता है। बाजार को सिर्फ ऊपर नीचे जाने वाले नंबरों की तरह नहीं, बल्कि खरीदारों मतलब डिमांड और विक्रेताओं मतलब सप्लाई के बीच एक युद्ध क्षेत्र के रूप में देखना और उन प्रमुख जोन की पहचान करना जहां ये लड़ाइयां होती हैं, ये पहला कदम है। ये सिर्फ लाइनें नहीं है, ये कहानी के मोड़ हैं। सही कहा। और जो एक अभ्यास सुझाया गया है वो इसी सोच को मजबूत करने के लिए है। एक चार्ट खोलें, कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल ना करें, कोई ट्रेड ना लें, सिर्फ इन जोन को मार्क करें और बस देखें कि कीमत वहां आकर क्या करती है। ये बाजार के ढांचे को अपनी आंखों से देखने और उसकी भाषा को समझने का एक अभ्यास है। शोर को हटाकर सिर्फ मूल कहानी पर ध्यान देना। बिल्कुल, ये बाजार की भाषा सीखने जैसा है। और दिलचस्प बात यह है कि यह हमारी अगली चर्चा के लिए एक मंच भी तैयार करता है। एक सवाल पूछा गया है, ट्रेंड इक्वल टू किसकी पावर ज्यादा? हाँ, और ये हमारी आज की चर्चा से सीधे जुड़ता है। ट्रेंड और कुछ नहीं बल्कि तब बनता है जब कोई एक पक्ष है, या तो खरीदार या विक्रेता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इन लेवल्स पर लगातार लड़ाइयां जीतता है। जब खरीदार लगातार रेजिस्टेंस के किलों को तोड़ते जाते हैं और नए ऊंचे सपोर्ट बनाते जाते हैं तो एक अप ट्रेंड बनता है, और जब विक्रेता लगातार सपोर्ट के फर्श को तोड़ते जाते हैं तो एक डाउन ट्रेंड बनता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये छोटी छोटी लड़ाइयां ही बड़े ट्रेंड की बड़ी जंग की नींव रखती हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो बात मेरे दिमाग में घूम रही है वो ये है कि बाजार याद रखता है। ये एक बहुत गहरा विचार है, और आज के दौर में ये याददाश्त सिर्फ इंसानी मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है। ये एल्गोरिदम में भी कोड की गई है जो इन लेवल्स पर ऑटोमेटिक रूप से रिएक्ट करते हैं। लाखों ट्रेडिंग बॉट्स इन पुराने युद्ध क्षेत्रों को पहचानते हैं और वहां पर खरीदने या बेचने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। तो ये एक तरह की सामूहिक डिजिटल याददाश्त बन गई है। ये हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। अगर बाजार की एक सामूहिक डिजिटल याददाश्त है जो पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को याद रखती है, तो ये और क्या-क्या याद रखता है? और कीमत की पिछली लड़ाइयों की ये सामूहिक याददाश्त सालों, यहाँ तक कि दशकों बाद भी भविष्य के बाजार व्यवहार को कैसे चुपचाप प्रभावित करती है?